यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 132 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 145 तक कवर करेंगे। ओके, लास्ट वाले सेशन में भाई क्वेश्चन नंबर 133 में करवा रहा था, लेकिन बैटरी डेड हो गया था कैमरे का। तो ओवरऑल आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 से। तो इसके लिए जो मेन क्वेश्चन था वो था आपका 132। तो 132 को ओवरऑल फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, ओके, और लो वोल्टेज साइड का मतलब क्या, ये सेकेंडरी साइड की बात हो रही है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 11,000 वोल्ट को क्या कर रहा है, ये 2200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो 2200 वोल्ट क्या हो गया आपका, सेकेंडरी साइड है, यानी लो वोल्टेज साइड है। क्लियर हो गया। तो बोल रहा है द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ 300 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज 190 टर्न्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखते चला जाता हूँ। सेकेंडरी साइड की अगर बात करें तो N2 आपका दिया हुआ है 190 टर्न्स। उसके बाद द रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे R2 दिया हुआ है 0.06 ओम। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 2200 वोल्ट। आगे बोलता है द हाई वोल्टेज साइड मींस प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो प्राइमरी साइड में भी आपका दिया हुआ डाटा क्या क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है आपका 910 टर्न। आगे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1.6 ओम। आगे बोलता है व्हेन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और लास्ट वाले सेशन में भाई मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी समझा दिया था। तो और अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं, थोड़ा सा विंडो बंद करते हैं भाई, यहाँ पे बहुत चल रहा है। देखिए ये आपका R1 होगा, यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6। यहाँ पे आपका कोर ये सब के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, रिएक्टेंस ये सब के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसको हम लोग अभी अवॉइड करके चलते हैं। R2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.06 ओम। ओके, सेकेंडरी को इसने क्या किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे रिएक्टेंस भी दिखा देते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस पूछेगा आपसे, तो रिएक्टेंस दिखा देते हैं भाई। रिएक्टेंस मेरे को यहाँ पे अभी नहीं पता है। यहाँ पे हम लोग का सोर्स लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। ये मेरा क्या हो गया, LV वाइंडिंग है और ये मेरा HV वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी को हम लोगों ने शॉर्ट किया है, तो सीधी सी बात है भाई। अब इसके अंदर जो रेटेड करंट फ्लो करवाना हो, क्या बोलता है, व्हेन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किट द फुल लोड करंट इज, यानी इधर से जो फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है कितने पे, सिर्फ और सिर्फ 550 वोल्ट आप अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो है मेरा फुल लोड करंट एक तरीके से फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। ये फुल लोड करंट होगा भाई आपका। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए है ना, 550 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका फुल लोड एक तरीके से फ्लो हो जा रहा है, किस में, HV साइड में, ठीक है। फुल लोड करंट ऑब्टेन विथ 550 वोल्ट अप्लाई टू द HV। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। तो ये हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी। अब हम लोग क्वेश्चन 133 के ऊपर बात करते हैं भाई। देखिए क्या बोल रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड यानी प्राइमरी साइड में हम लोग को सारा का सारा डाटा ट्रांसफर कर देना है। तो मैंने आपको बताया था भाई, जैसे यहाँ पे फिर से सर्किट डायग्राम बनाता हूँ मैं, सबको हम लोग क्या करना है, हाई वोल्टेज साइड यानी प्राइमरी साइड में रिफर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक R इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा प्राइमरी साइड में, और ये क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ये सब दिया हुआ था आपका, और इधर एक रिएक्टेंस देखने को मिलेगा जो कि आपका X इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड का ये होगा X1 प्लस X2, और यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आगे आपका ये क्या है, एक तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, और इस साइड आपका ये पूरा पूरा शॉर्टेड होगा। ओके, ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है यहाँ पे। और इधर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कितना, 550 वोल्ट अप्लाई किया है, और 550 वोल्ट अप्लाई करते क्या हो गया, इसके अंदर मेरा एक तरीके से फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस। रिएक्टेंस आपसे पूछा गया, तो हम लोग को पता है भाई जो इम्पिडेंस होता है
इम्पिडेंस जो होगा इन दोनों के चलते R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट को जब आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मिलेगा ये क्या मिल जाएगा आपका, रूट ओवर R इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट का स्क्वायर, और प्राइमरी साइड में रेफर किया है तो 1 1 लगा देते हैं हम लोग। तो अभी देखिए ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया था, इसका वैल्यू जो आया था ये आया था आपका 2.98 है ना, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने निकाल रखा है। अगर किसी तरीके से मैं Z इक्विवेलेंट निकालूँ तो ओवरऑल मेरे को यहाँ से X इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो X इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Z इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट। तो इसका वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को Z इक्विवेलेंट चाहिए। तो Z इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में भी बताया था कि Z इक्विवेलेंट कैसे निकाला, Z इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। इस साइड में हम लोगों ने वोल्टेज क्या अप्लाई किया है ये हम लोग को पता है 550 वोल्ट है ना। अब मेरे को यहाँ पे एक तरीके से करंट चाहिए, यहाँ पे जो फुल लोड करंट फ्लो होगा इसको मेरे को एक तरीके से फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपका एफिशिएंसी ऑलरेडी दिया हुआ है भाई, ठीक है, 98.5 एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि जो एफिशिएंसी होता है ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है ना, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, समझ रहे हैं। तो यहाँ से भाई, यहाँ से अगर हम लोग आउटपुट पावर की बात करें तो आउटपुट पावर में को कितना मिल रहा होगा, इस ट्रांसफार्मर का आपका पावर रेटिंग दिया हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए पावर रेटिंग दिया हुआ कितना है आपका, ये 300 kVA का ट्रांसफार्मर है भाई, ओके 300 kVA का आपका ट्रांसफार्मर है। और अगर हम लोग यहाँ से इसको इधर लाए हैं यानी इफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इफिशिएंसी इनटू इनपुट, ये इफिशिएंसी जो दिया हो भाई ये 98.5 दिया, इसका मतलब क्या, इसी के अंदर जैसे देखिए थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। और अभी हम लोग एफिशिएंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर डाउट होगा तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ये होता है आपका आउटपुट पावर यानी V2I2 cos phi2, क्योंकि आउटपुट तो सेकेंडरी में ही मिल रहा है हम लोग को, डिवाइडेड बाय इनपुट को हम लोगों ने क्या लिखा था, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट यानी V2I2 cos phi2 और प्लस आपका ये लॉसेस Pi प्लस PC यानी कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस हो जाएगा। एफिशिएंसी के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक पूरा का पूरा सेपरेट लेक्चर दिया है, उसमें हम लोगों ने बात की है सबके ऊपर डिटेल में, है ना। तो ओवरऑल देखिए भाई ये जो एफिशिएंसी आया यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका 98.5%, तो ये जो वैल्यू है इसमें सबसे पहले आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या होता है हमेशा, यहाँ पे जो टोटल पावर होगा एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, मतलब एक्टिव पावर है एक तरीके से, ये समझ में आया, मतलब एपरेंट पावर का कितना एक तरीके से आपने एक्टिव पावर यूज किया। तो इसके अंदर ये जो एफिशिएंसी दिया हुआ है इसके अंदर पावर फैक्टर भी आपका कंसिडर किया हुआ है, लॉसेस भी कंसिडर किया हुआ है, इस चीज को आपको दिमाग में रखना। तो ओवरऑल देखिए हम लोग को पता है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड इनपुट, तो हम लोगों ने क्या किया, इनपुट को इधर भेज दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी मेरा यहाँ पे दिया हुआ कितना है, एफिशिएंसी 98.5%, परसेंट को हम लोग नीचे ले लेते हैं और 1 0 और हटा लेंगे तो ये भी आपका नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अगर हम लोग इनपुट की बात करें भाई, तो इनपुट पावर क्या होगा आपका, इनपुट पावर क्या होगा, V1 इंटू I1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। और मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर कितना दे रहा है आपका, ये 300 kVA दे रहा है ना, समझ रहे बात को, 300 kVA कहना मतलब इसको मैं VA में चेंज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल हम लोगों ने जो V1 अप्लाई किया है ये मेरे को पता है, ओके। और ये जो एफिशिएंसी निकाला है भाई इसको देखिए ना, यहाँ पे आप समझिए एक तरीके से V1 जो है मेरा कितना है, V1 एक तरीके से, और ये एफिशिएंसी किस पे दिया है, शॉर्ट सर्किट जब हुआ उस समय नहीं दिया हुआ है, एज्यूम द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी ओवरऑल। तो ओवरऑल देखिए पहले मैं निकालता हूँ, यहाँ से मेरे को I1 निकल जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर एक स्टेप और ले लेते हैं, 985 डिवाइडेड बाय 1000। V1 मेरा कितना था, इधर 11000 था क्योंकि ये मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग था ना, इधर आपका ये 11000 वोल्ट है, ओके। तो V1 की जगह हम लोग 11000 लिखेंगे I1, और ये मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 गुना 1000। भाई मेरे को यहाँ पे रेटेड करंट चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो रेटेड करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का सहारा लेकर के निकाल रहे हैं। इनपुट क्या होगा आपका, इनपुट क्या होगा, जो आपका वोल्टेज है वो और जो करंट है वो, तो वोल्टेज मैंने माना यहाँ पे 11000। अब बोलिए आपने 550 क्यों नहीं लिया, भाई मेरे 550 आप कैसे लेंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी का वैल्यू आप ये डाल रहे हो, तो ये जो एफिशिएंसी निकाला गया है यहाँ पे ये जो V2 लिया होगा, V2 इंटू I2 मतलब एपरेंट पावर लेकर के पावर फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, समझे। इसको आपको
सोचना है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने V2 यहाँ पे 550 क्यों नहीं लिया। ओके 550 तो वो कब है, जब आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो रखा है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 550 वोल्ट अप्लाई करने से क्या हो जा रहा है, आपका प्राइमरी में फुल लोड करंट फ्लो होने लग रहा है। ओके तो फुल लोड जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग एक अल्टरनेट मेथड से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल I1 क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 गुना 1000 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा आपका 985 इंटू 11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलसी में तो इसका वैल्यू देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 300 गुना 1000 डिवाइडेड बाय 985 इंटू 11। ये आ जाएगा भाई 27 पॉइंट, I1 आ जाएगा 27.6888, यानी इसको 67 मान सकते हैं, इतना करंट आएगा आपका। ओके तो ये हो गया मेरा एक तरीके से रेटेड करंट। अब हम लोग को यहाँ पे ये वैल्यू डाल देना, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट डालेंगे तो सेकेंडरी साइड में तो इतना वोल्टेज पे क्या होगा, प्राइमरी में आपका कितना करंट फ्लो होगा, एक तरीके से 27 पॉइंट कितना आया था 67। ओके 67, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वोल्टेज पता है, करंट पता चल गया, तो इम्पीडेंस आ जाएगा। इम्पीडेंस देखिए कितना आएगा आपका 550 डिवाइडेड बाय 27.67, ये आ जाएगा भाई 19.877, यानी 19.88 कर लेते हैं, इतना आ गया आपका इम्पीडेंस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरऑल वैल्यू डाल देंगे। आर एक्स इक्वलेंट जो होगा प्राइमरी साइड में कितना हो जाएगा, 19.88 का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस था आपका 2.98 था, 2.98 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 19.88 का स्क्वायर माइनस 2.98 का स्क्वायर। ओके ये आ जाएगा भाई आपका 19.66, ठीक है, यानी ओवरऑल आपका 19.5 आ जाना चाहिए। इसका एक बार आंसर देख ले रहा हूँ, आता है नहीं आता है। 133 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा भाई एफिशिएंसी से हम लोगों ने कैसे करंट निकाल लिया, तो अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। इस सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है आपका, तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 134 बोलता है आपके पास एक 50 kV का ट्रांसफार्मर है, आयरन लॉस दिया हुआ है, फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है। बोलता है एफिशिएंसी आपको बताना है कब, जब मेरा पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग हो। ठीक है, तो हम लोग को पता है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PC। तो देखिए ये जो आपका V2 इंटू I2 इसको बोलते हैं एपरेंट पावर भाई, ठीक है, समझ में आया। और इसके साथ अगर आप पावर फैक्टर लगा दे रहे हैं यानी 0.8 कर दीजिएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एपरेंट पावर है उसको अगर आपने पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको ओवरऑल क्या बताता है कि टोटल एपरेंट पावर का आप कितना एक तरीके से एक्टिव पावर यूज कर पा रहे हैं, यानी लोड आपका टोटल एपरेंट पावर का कितना एक्टिव पावर एक तरीके से कंज्यूम कर पा रहा है, समझे। तो ओवरऑल आपका V2 इंटू I2 मतलब क्या है, एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50 kV यानी 1000। ओके, इसका अगर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ 0.8, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा कि ये जो टोटल पावर जनरेट कर रहा है आपका जनरेटर, इसका कितना एक तरीके से एक्टिव पावर बन रहा है, फिर एक्टिव पावर एक तरीके से लोड कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे साइड में आपको बताऊँ 50 गुना 1000 गुना 0.8, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, कट जाएगा है ना। तो 5 8 जा 40 और 40,000 यानी 40 kV क्या हो रहा है एक तरीके से ये, क्योंकि एक्टिव पावर होता है V2I2 cos phi2 पूरा देख रहे हो, एक्टिव पावर यानी 1 किलोवाट होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है आपका 40 किलोवाट ही एक्टिव पावर मिल रहा है। बाकी जो है 10 वो आपका क्या हो जा रहा है, KVA में कन्वर्ट हो जा रहा है। वही अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इसका मतलब क्या हुआ 50 KVA पूरा क्या हो जाता है, किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ओवरऑल नीचे में भी आपका V2 इंटू I2 यानी एपरेंट पावर यानी 50 गुना 1000 गुना 0.8 प्लस आपका ये दोनों दिया हुआ है, कितना है, एक है 500 एक है आपका 800, तो 8 5 1300 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाई, तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन किया हुआ है, फटाफट बताते चलते हैं, टाइम ज़्यादा हम लोग नहीं कंज्यूम करेंगे। ये आ जाएगा आपका
85%। ओके, और ये सब आप एक तरीके से लिखते चले जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम में डाल के एक बार आप मैच करवा लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल सही है। अगला क्या बोलते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड। ठीक है, देखिए लोड हाफ आधा हो गया, तो लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था भाई, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको एक चीज बताया था कि लोड का मतलब क्या होता है, करंट से होता है। लोड कम गया इसका मतलब क्या, करंट भी एक तरीके से आपका क्या हो गया होगा, कम गया होगा। तो लोड अगर आधा हो गया तो करंट भी आपका आधा हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉपर लॉस हो रहा होगा, जैसे फुल लोड पे कितना कॉपर लॉस हो रहा है, फुल लोड कहना मतलब क्या, जब मेरा करंट 100% फ्लो हो रहा होगा, तो ये कितना था आपका 800 वाट हो रहा था यहाँ पे, देख रहे फुल लोड कॉपर लॉस 800 वाट। तो अगर हाफ लोड हो गया इसका मतलब क्या, I2 मेरा यानी जो करंट है मेरा वो भी एक तरीके से आधा हो गया होगा। तो इस पे आपको बताना है। लेकिन जो आपका ये कॉपर लॉस होता है भाई, सॉरी ये कोर लॉस, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर चाहे लोड लगाए या ना लगाए, ओके, ये ओवरऑल वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो इसको लोड से कोई लेना देना नहीं होता, लोड से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो ओवरऑल देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करता है कि मेरा जो करंट है क्या हो गया है, आधा हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए इसको ऐसे ऐसे करते हैं, जब मेरा I2 का स्क्वायर इंटू आपका जो R इक्विवेलेंट होगा, मान लेते हैं पूरा ऊपर रेजिस्टेंस हम लोगों ने सेकेंडरी साइड रेफर कर दिया, कितने के बराबर था फुल लोड पे, फुल लोड पे कितना था 800 वाट था, समझ गए। और ये 100% करंट होगा ना, फुल लोड करंट को मैंने 100% माना है भाई, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं 1 मान सकता हूँ, इसको मैं 1 मान सकता हूँ, मतलब 100% करंट है, 1 का स्क्वायर भाई 100% मतलब क्या, 100 और परसेंट को हम लोग परसेंट की जगह 100 लिख सकते हैं, क्या हो जाए 1 हो जाए ओवरऑल। तो आप इसको R इक्विवेलेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, दोनों केस में, फिर चाहे लोड आधा हो या फिर फुल हो। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस दोनों केस में आपका एग्जिस्ट एक तरीके से आ रहा है ना। तो ओवरऑल देखिए शॉर्टकट वे में, यानी जब मेरा 100% करंट था तो उस बेसिस में मेरा 800 वाट था। ओके, तो जब 1 होगा तो 1 पे कितना, 1 पे भी आपको 800 ही मिलेगा। तो अभी मेरा कितना हो गया, एक तरीके से आधा हो गया करंट। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 1 का स्क्वायर पे इतना, तो 1 पे कितना हो जाएगा 1/1 स्क्वायर, तो 1/2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि करंट आधा हो गया, तो हाफ मतलब भाई 50% को 1/2 लिख सकते हैं ना, उसका स्क्वायर, क्योंकि जो कॉपर लॉस है स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है ये। ओके, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको काटेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाए, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये 200 वाट आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 135 है, हाफ लोड जैसे करेंगे तो जो आपका कॉपर लॉस होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 800 से कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 200 वाट पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ ये कितना हो गया आपका 200 वाट, कब, जब मेरा हाफ लोड है। ठीक है, हाफ लोड। आपका जो आयरन लॉस होगा वो तो उतना ही रहेगा 500 वाट। ओके, पावर फैक्टर आपका उतना ही दिया हुआ है, cos phi = 0.8, लैगिंग। तो अब हम लोग यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। इफिशिएंसी क्या है आपका हाफ लोड पे, यहाँ पे लिख देता है हाफ लोड। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, V2 × I2, तो यानी अपरेंट पावर। ठीक है, पावर फैक्टर दिया हुआ है तो अपरेंट पावर वहाँ से, यानी और हाफ लोड है ना भाई, लोड आधा हो गया, यानी 50 kVA क्या था, इसका फुल लोड था, तो अब क्या हो गया होगा 25 kVA हो गया होगा, समझ रहे हैं। तो 25 kVA यानी 25 गुना 1000 का इसका एक्टिव पावर लिखना होता है आउटपुट, यानी 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ डिवाइडेड बाय 25 गुना 1000 गुना 0.8 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आयरन लॉस है 500 वाट प्लस जो आपका कॉपर लॉस है हाफ लोड पे 200 वाट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा भाई आपका 96.6%। ओके, 96.6%। तो कहाँ गया हम लोग का 96.6%, यानी 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। देखिए एक नया क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है भाई कि आपके पास एक 40 kVA का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 40 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसमें आपका आयरन लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखता है आयरन लॉस आपका दिया हुआ है 450 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस आपका दिया हुआ है 850 वाट, पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है 0.8, लैगिंग। अब आपको यहाँ पे इफिशिएंसी बताना, तो सेम क्वेश्चन है जो 133 वाला था, 134 वाला था, वही आपका ये भी है भाई, बस वैल्यू डाल देना। ठीक है, तो अपरेंट पावर आपका दिया हुआ है यानी V2 I2, यानी अपरेंट पावर यानी 40 kVA है, 1000
आपका कितना एक्टिव पावर यूज़ कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। फिर आपका आउटपुट होता है नीचे मैंने 40 गुना 1000 गुना 0.8 प्लस जो आपका लॉसेस है 450 प्लस 850। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो इफ़िशियंसी आएगा आपका ये आ जाएगा 96.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोड, कितने लोड पे, है ना, यानी यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लोड बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला आपको प्रूफ भी करवाया था मैंने। ये होता है यहाँ पे फुल लोड एपरेंट पावर, ठीक है, फुल लोड जो है आपका एपरेंट पावर इनटू, और ये था आपका पी डिवाइडेड बाय पीसी, दोनों फुल लोड पे था। ठीक है, आयरन लॉस तो भाई फुल लोड है, नो लोड से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन कॉपर लॉस यहाँ पे क्या था, फुल लोड वाला था। तो फुल लोड एपरेंट पावर मेरा दिया यहाँ पे 40 kVA, है ना। उसके बाद आपका ये दिया हुआ है पी दिया हुआ है आपका कितना 450 वॉट डिवाइडेड बाय आपका कॉपर लॉस दिया फुल लोड पे 850। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, भाई क्वेश्चन नंबर आपका 137 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 29.1 kVA। ओके, 29.1 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एफिशिएंसी वाला आप लेक्चर देखिएगा भाई, अगर आपने स्किप कर दिया है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब आपका यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा, यहाँ पे क्या था, फुल लोड पे एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाला था, जो कि आपका था कितना 96 पॉइंट समथिंग, है ना, 96.1 आया था, वो फुल लोड पे था भाई। अब 138 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछा गया, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग को पता है कि कंडीशन क्या होता है कि जो कॉपर लॉस होता है ये बराबर हो जाता है किसके, आयरन लॉस के। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे एक चीज़ समझिए भाई, आपको पता है कि लोड जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मेरा कॉपर लॉस चेंज होते रहता है। ठीक है, लेकिन भाई ये आयरन लॉस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आप लोड घटाइए बढ़ाइए, है ना, इससे इसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, तो आयरन लॉस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है आपका 450 वॉट। क्लियर हुआ, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाए तो आयरन लॉस आपका हमेशा 450 वॉट ही रहेगा और कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा 450 वॉट ही रहेगा। समझ रहे हैं भाई मेरे, ये तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ये कभी हिलेगा नहीं, इसका वैल्यू कभी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या, कॉपर लॉस का भी वैल्यू कितना होगा 450 वॉट ही होगा। समझ गए, इस चीज को आप समझिए। या फिर कहिए दोनों आपस में बराबर है, तो ये मान लेते हैं x है और ये भी आपका x है, तो अगर आप जोड़ेंगे कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, तो ये भी x, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों का सेम वैल्यू है, ये x है ये x है, इसका मतलब क्या, ये दोनों जोड़ने पे कितना आ जाएगा 2x आएगा। समझ रहे हैं, और x क्या है, x आयरन लॉस का कोई भी वैल्यू जो आपका दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज को समझिए आप। ओके, तो जो आयरन लॉस होता है उसी को आप कॉपर लॉस भी मान लेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी में, नहीं दोनों आपस में बराबर है। तो बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम लोग अब निकालते हैं, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पावर कितना था, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे यहाँ पे अगेन उसी तरीके का फॉर्मूला चलेगा, V2I2 cos φ2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos φ2, और ये हो जाएगा आपका PI प्लस PCU। और इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या कर, दोनों बराबर है तो 2PI कर सकते हैं, है ना, डबल हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए V2 × I2 एक मैक्सिमम एफिशिएंसी पे भाई, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगा, फुल लोड पे कभी भी अकर नहीं होता, ये मत डाल दीजिएगा 40 kVA यहाँ पे पावर की जगह। भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी तो अभी जस्ट ये सॉल्व किया ना 137 कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कितना एक तरीके से पावर आएगा, कितना लोड एक तरीके से हैंडल करेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इतना, है ना। तो ये मेरा क्या है kVA, इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे भाई पावर फैक्टर दिया नहीं तो यूनिटी मान के चलेंगे। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ओवरऑल ऐसे पावर फैक्टर दिया हुआ ना, ये इसमें दिया हुआ, ये वाला क्वेश्चन में है ना 0.8 लैगिंग। ठीक है, तो 29.1 kVA यानी इतना पावर जो होगा
ये हैंडल करेगा या फिर इतना पावर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है, लेकिन इसका एक्टिव पावर मेरे को देखना, आउटपुट देखना है। तो कितना 0.8 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, KVA में है तो 1000 कर लेते हैं, VA है ना, VA में चेंज हो गया, और ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 29.1 इंटू 1000 इंटू 0.8 प्लस कितना हो जाएगा 450 प्लस 450, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा भाई 96.28। ओके, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, अगेन एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, आई होप कि आपको सब चीज़ दिखाई दे रहा हो, सही है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भाई एक ट्रांसफॉर्मर है, और ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, 440 को 110 में कन्वर्ट कर रहा है। प्राइमरी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आयरन लॉस जो है आपका दिया हुआ है 150 वोल्ट, द सेकेंडरी करंट एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर। यानी यहाँ पे आपको भाई करंट बताना है, जब मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा तो वहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था भाई कि अगर आप करंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, करंट निकालना चाहते हैं कब, किस पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी जब आ गया है या फिर अकर हो गया उस पर, तो ये क्या था, फुल लोड करंट इनटू यहाँ पे था रूट ओवर आयरन लॉस डिवाइडेड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, ऐसे ये फार्मूला हम लोग के लिए यहाँ पे यूजलेस है। क्या बोलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट बताना। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का एक और कंडीशन क्या है भाई, एक कंडीशन है कि आपका जो कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस जो होगा ये क्या हो जाएगा, आयरन लॉस के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सेकेंडरी करंट पूछा है आपसे, सेकेंडरी करंट बताना है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो इसका मतलब क्या, सारे पैरामीटर को हम लोग सेकेंडरी साइड भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस होगा इसको मैं क्या बोलूँगा, I2 का स्क्वायर इंटू Re2, समझ रहे हैं, R इक्वलेंट जो होगा सेकेंडरी साइड में। सबसे पहले Re2 निकाल लेते हैं इधर, Re2 क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, और ये हो जाएगा क्या, N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर। तो R2 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 0.02, प्लस R1 का वैल्यू कितना है 0.03, और यहाँ पे टर्न रेशियो किस में है, N2 डिवाइडेड बाय N1, यानी 110 बटा कितना हो जाएगा आपका 440 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो R इक्विवेलेंट आएगा भाई आपका, ये आ जाएगा आपका 0.021875 ओम। ओके, या फिर इसी को आप 0.022 ओम भी लिख सकते हैं। ओके, R इक्विवेलेंट आ गया, और ये मस्ट बी इक्वल टू आयरन लॉस आपका दिया हुआ है, यानी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, 150 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया है ना, R इक्विवेलेंट का वैल्यू। और ये जो करंट होगा, ये भाई ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कंडीशन आता है ना, तो यहाँ पे जो करंट होगा ये कौन सा होगा, मैक्सिमम वाला ही होगा, समझे। इस पर मैंने आपको लेक्चर दिया है, उसको आप ध्यान से जाके देखिए अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ पे समझने में। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, जो मैक्सिमम करंट होगा सेकेंडरी साइड का क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, नीचे आ जाएगा, ये वाला वैल्यू नीचे आएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पे 0.022, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई 82.57 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ अल्टरनेट मेथड क्या है भाई। देखिए इस पूरे ट्रांसफार्मर में भाई आप रिएक्टेंस को एक तरीके से नेग्लिजिबल मान लीजिए। ओके, रिएक्टेंस को अगर आप नेग्लिजिबल मान लेंगे तो ओवरऑल सेकेंडरी साइड का आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। प्राइमरी साइड तो हम लोगों ने पूरा भेज दिया है इधर, तो इधर आपको एक R इक्विवेलेंट मिलेगा जिसका वैल्यू भी जस्ट निकाला हम लोगों ने 0.022 ओम। और आपको पता है ये जो वोल्टेज दिया सेकेंडरी साइड का, यहाँ पे आपका V2 दिया हुआ है कितना 110 वोल्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग करंट देखते हैं यहाँ पे I2 कितना फ्लो होगा,
I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज, और ये वोल्टेज कौन सा है सेकेंडरी साइड का, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड में रिएक्टेंस कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस 0.022। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो R2 का जो वैल्यू आएगा भाई ये आ जाएगा आपका 5000 एम्पियर, ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन ये कब है, जब आपका यहाँ पे नॉर्मल लोड लगा हुआ होगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे फुल लोड पे एक तरीके से, सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बताना है ना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो करंट है, जो ऊपर मैं फार्मूला लिखा था कि जो करंट होगा आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, क्या होता है फुल लोड करंट, ये मेरा फुल लोड करंट है यहाँ पे, इनटू ये क्या होता है जो आपका आयरन लॉस है यहाँ पे 150, और कॉपर लॉस हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, फुल लोड कॉपर लॉस है तो फुल लोड कॉपर लॉस पे क्या हो जाएगा करंट, फुल लोड करंट का स्क्वायर यानी 5000 का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट कितना आपका 0.022। इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से भी आपका 82.57 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये मेथड भाई कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि रिएक्टेंस को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर वो दिमाग से निकल गया तो इसको भी आप एक तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या बोल रहा है, बोलता है इन द क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। आपको यूनिटी पावर फैक्टर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना। तो हम लोग के पास जो गिवन डाटा था, यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या, जो अपरेंट पावर होगा, देखिए यहाँ पे था V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi2, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या हो जाएगा आपका, जो आयरन लॉस है कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, यानी 150, आयरन लॉस दिया हुआ था ऑलरेडी 150 प्लस यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो मैक्सिमम यूनिटी पावर फैक्टर है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब V2 की बात करें, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना मिल रहा है 110 गुना जो मेरा करंट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी के दौरान जो करंट है कितना था 82.57, ठीक है। तो I2 का वैल्यू हम लोग को पता है 82.57, यूनिटी पावर फैक्टर 1, ठीक है। तो इसे 110 गुना 82.57 प्लस ये 150 प्लस 150 यानी कितना हो जाएगा 300। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा भाई 96.8, ओके। ये आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर है और एक ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि 200 वोल्ट को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉस दिया 120 वोल्ट। आगे बोलता है इफ इट हैज़ एन एफिशिएंसी इतना एट फुल लोड डिटरमाइन द आयरन लॉस। आयरन लॉस आपसे पूछा गया भाई, ओके। तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से। एफिशिएंसी इक्वल टू आपको पता है V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi2 प्लस यहाँ पे PI प्लस PCO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर आपका नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो पावर फैक्टर हम लोग यूनिटी मान के चलेंगे ओवरऑल, ओके। और आपका जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है वहाँ पे भी आपका यूनिटी पावर फैक्टर ये एक तरीके से लेके चला है, लेकिन ये यहाँ पे पावर फैक्टर एक तरीके से एज्यूम करना चाहिए था, ओके। तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है एक तरीके से। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि नहीं दिया हुआ है तो 1 मान के चलेंगे हम लोग। तो अगर आप 1 मान के चलेंगे सब, तो क्या जो मेरा 10 kVA यही क्या हो जाएगा मेरा किलोवाट में हो जाएगा। तो मेरे को ये निकालना भाई, ओके, मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाला देखिए वैल्यू डालता है 1 लेंगे, पावर फैक्टर तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 10 किलोवाट है ना, यानी डिवाइडेड बाय 10 गुना ना प्लस PI कितना है, PI मेरे को निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 120 और इधर इफिशिएंसी आपका कितना दिया हुआ है 98%। तो 98 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ से सब चीज़ पता है हम लोग को, बस ये वाला निकालना है ना वैल्यू। तो अब इसको बस सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बता दे रहा हूँ, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10 गुना 1000 गुना 100, और इधर से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 98, 1 2 3 4, भाई ये 4 जीरोस पे चढ़ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 98 PI, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा 120 गुना 98 प्लस। तो यहाँ से हम लोग PI निकाल लेंगे। PI इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 गुना 1000 गुना 100 माइनस इन सबको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 120 गुना 98 माइनस ये कितना हो जाएगा 98, 1 2 3 4, और पूरे में डिवाइड हो जाएगा 98। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका भाई 84 वॉट, ओके।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बुक में आपका दूसरे तरीके से सॉल्यूशन दिया भाई, वैसे भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बेसिक मेथड है ये, इसको आप यूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है भाई इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड। ठीक है, हाफ लोड पे आपको निकालना है। तो ओवरऑल देखिए हाफ लोड पे हम लोग सबसे पहले कॉपर लॉस देख लेते हैं। तो फुल लोड पे कितना था, यानी करंट जब मेरा 100% है, यानी 1 के स्क्वायर पे कितना है आपका 120 वॉट है। तो 1 पे देखें तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे हाफ के स्क्वायर पे देखना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 बटा 1 का स्क्वायर गुना ही हो जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 वॉट आ जाएगा। ओके, तो हाफ लोड पे आपका जो कॉपर लॉस है कितना हो गया 30 वॉट हो गया। आयरन लॉस तो वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी पूछा है V2I2 cos ∅2 है ना, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 kVA। ठीक है, यानी इसका कितना 0.8, ये एक्टिव पावर हो गया 10 गुना 1000 गुना 0.8 प्लस आपका हाफ लोड पे आपका जो कॉपर लॉस है कितना हो गया 30 वॉट, और आयरन लॉस तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ही लिया, ये 84 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 142। ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा भाई तो ये आ जाएगा आपका, एक चीज़ और गलती कर दी हम लोगों ने, हाफ लोड किया है ना, यहाँ पे भाई आधा लोड करेंगे। ठीक है, यानी ये 10 kVA का ट्रांसफार्मर था फुल लोड पे, तो आधा करेंगे तो 5 kVA हो जाएगा। ओके, तो ये सब आपको ध्यान देना है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा भाई तो ओवरऑल आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 97.22%, यानी 97 आप डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले भाई आगे वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये 141 नंबर क्वेश्चन में एक और मेथड बता दे रहा हूँ जो बुक में आपका सॉल्यूशन किया हुआ है। बुक में देखिए यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर लेकर के चला है। ओके, बुक में आपका यूनिटी पावर फैक्टर लेकर के चला है, तो आउटपुट पावर बोल रहा है। ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ मैं। ओके, इसने कौन सा अब मेथड यूज़ किया है कि जैसे टोटल कॉपर लॉस, यानी टोटल लॉस की अगर बात करें तो टोटल लॉस क्या होगा आपका, ये हो जाएगा PI प्लस PCU है ना। तो अगर मेरे को किसी तरीके से टोटल लॉस पता चल गया और कॉपर लॉस आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया होता है, यहाँ से हम लोग आयरन लॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसने टोटल लॉस को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया है, सबसे पहले पावर फैक्टर इसने यूनिटी लिया भाई। ठीक है, यानी cos ∅ इसने एज्यूम कर लिया यूनिटी। तो इसने कहा है कि जो आउटपुट पावर होगा, ठीक है, आउटपुट पावर जो मिलेगा मेरे को, ये क्या हो जाएगा 10 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब जो एपरेंट पावर है वही क्या हो जाएगा एक्टिव पावर है, यानी 10 किलोवाट हो जाएगा। यानी इसको आप कह सकते हैं 10 गुना 1000 वॉट, इतना एक तरीके से मेरे को आउटपुट पावर मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो आउटपुट पावर ठीक है। अब इसने ये वाला फार्मूला लगा है, जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है आउटपुट बटा इनपुट है ना। तो आउटपुट यहाँ से हम लोग को पता चल गया है, आउटपुट का वैल्यू मेरे को पता चल गया ना यहाँ से। देखिए तो ओवरऑल यहाँ से इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। आउटपुट मेरा 10 किलोवाट है, यानी 10,000 वॉट डिवाइडेड बाय आपका एफिशिएंसी जो है भाई, एफिशिएंसी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ये है 98%। ठीक है, 98% यानी 0.98 कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा। इनपुट आ गया आपका कितना 10.204 किलोवाट। तो आउटपुट मेरे को यहाँ से पता चल गया, ये आउटपुट आ गया, ये मेरा इनपुट आ गया है ना। तो इनपुट में से अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इनपुट में से अगर आउटपुट माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट है मेरा 10.204 किलोवाट, यानी इसको 1000 कर लेते हैं, वॉट में हो गया माइनस मेरा ये आउटपुट कितना है 10,000 वॉट। तो यहाँ से टोटल लॉस आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.114 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट में रहने देते कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल लॉस मेरे को पता चल गया। ओके, तो ये वाला रिलेशन लगा लेंगे यहाँ पे ऊपर में, टोटल लॉस की जगह ये पता चल गया, ये पता है तो यहाँ से ये निकल जाए। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लॉस जो कि आपका 0.114 किलोवाट माइनस ही क्या कर लेंगे
इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वॉट में हो जाएगा और ये आपका 120। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 84 वॉट। ठीक है, तो आप ये भी एक तरीके से मेथड यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर शुड नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन। तो ये होता है आपका सीटी भाई, इस पर थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, पहले और भी आगे का लेक्चर कर लेते हैं। ओके, अभी इसी सेशन में मैं आपको ये समझाऊंगा सीटी क्या होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लार्ज ट्रांसफार्मर का अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 95% एफिशिएंसी। ये रटने वाला चीज़ है भाई, ठीक है। तो 95% यानी अदर जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी रोटेटिंग मशीन मतलब रोटेटिंग पार्ट नहीं है, यानी फ्रिक्शन लॉस नहीं है, विंडेज लॉस नहीं है, है ना। तो ये सब के चलते आपका एफिशिएंसी अच्छा होता है। आगे बोलता है हाउ आर द ट्रांसफार्मर जनरली, यानी लेस देन 5 kVA, तो ये आपका एयर कूल होता है। ये भी आपको रटने वाला चीज़ है। 5 kVA कहना मतलब जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं भाई, आप अपने घर के लिए अगर कोई मान लेते छोटा सा ट्रांसफार्मर ला रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके एरिया में वोल्टेज डाउन रहता है। वोल्टेज डाउन क्यों है, हो सकता है कि आपका जो घर हो वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है फिर जो पोल है वहाँ से बहुत दूरी पे हो, तो जो वायर खींच के लेकर के जा रहे हैं तो उसमें आपका ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उससे चलते आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया होगा। या फिर कहीं आपका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, गाँव में या फिर कॉलोनी में, ऐसा गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा लगा हुआ होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कल ही कि लोड जितना ज़्यादा लगेगा यानी I2 का वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, और I2 जितना ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे क्या है इंटरनल इम्पीडेंस है, तो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ पे ड्रॉप भी ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि भाई ड्रॉप हम लोग देखा था ना, I2 इंटू X2 था, I2 इंटू R2 था, या फिर प्राइमरी को भी इधर रेफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, X इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर लोड हैवी लगा हुआ है तो करंट ज़्यादा आएगा, उसके चलते इंपीडेंस ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से अपने लिए खुद का एक क्या हो 5 kVA फिर 8 kVA का ट्रांसफार्मर यानी स्टेबलाइजर लगा देते हैं हम लोग अपने घर में। क्लियर हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमेशा भाई एयर कूल होता है, ठीक है, 5 kVA के नीचे में। अगर 5 kVA ज़्यादा लिया तो ऑयल कूल रहेगा, उसमें ऑयल भरा हुआ रहेगा। अगला आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी तो 1:1 होता है। ओके, क्लियर हो गया। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1:1 मतलब इलेक्ट्रिकली एक तरीके से आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज और करंट रहेगा और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज करंट रहेगा, वो दोनों सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे कोई स्टेप अप नहीं होगा, कोई स्टेप डाउन नहीं होगा। किसका, वोल्टेज का भी नहीं कर रहा हो, नहीं करंट का। दोनों साइड में करंट और वोल्टेज सेम रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है किसी चीज़ से तो उससे हम लोग सेकेंडरी को एक तरीके से आइसोलेट कर रहे हैं भाई। ओके, तो 146 तक हम लोग रहने देते हैं आज के सेशन में। अब आते हैं हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर। सीटी क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को नेट कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। ओके, और एक आर्टिकल पढ़ेंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। एक मिनट बस। और सीटी क्या होता है, सीटी में भाई कुछ नहीं, करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो सीटी का इमेज आप देखिए, देखिए सीटी में इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भाई इसमें ये जो लाइन जा रहा है ना, ठीक है, मान लेते आपके कॉलोनी का वायर जा रहा है RYB, जो 3 फेज होते हैं ना RYB। तो एक आप मान लीजिए कोई भी एक फेज है, यानी कोई भी एक लाइन है भाई। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे यूज़ कहाँ पे होता है समझिए। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड फ्रेम बना के दे रहा हूँ। करंट ट्रांसफार्मर भाई हम लोग करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। या फिर कहिए रिले सब में भी हम लोग यूज़ करते हैं करंट सेंस करने के लिए। तो ओवरऑल हम लोग का मान लेते हैं ये R है, Y है और ये B, ठीक है, R Y B। तो आप कहेंगे कि सीटी का क्योंकि भाई ये करंट ट्रांसफार्मर है, ओके। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा पता है प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें सिंगल टर्न होता है। क्लियर हुआ। और इधर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या, इधर मेरा N1 है और इधर मेरा N2 है, तो N1 क्या होगा मेरा मच स्मॉलर देन होगा एज कम्पेयर टू N2 से, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है ना, समझ गए। और आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी का ज़्यादा, इसका मतलब क्या, ये क्या हो गया, एक तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी सीटी हमेशा क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी साइड में सिंगल टर्न होता है, सिर्फ एक टर्न होगा और प्राइमरी साइड में बहुत सारे टर्न होंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर इधर वोल्टेज, क्योंकि इधर भाई नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसका मतलब इधर वोल्टेज कम होगा और इधर मेरा वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी इसको मैं कहूँगा ये मेरा हाई वोल्टेज साइड है और ये मेरा लो वोल्टेज साइड है। और आपको पता है ट्रांसफार्मर में अगर इधर वोल्टेज स्टेप अप हो गया है तो सीधी सी बात है, जो करंट इसके अंदर फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, उसी रेशियो से आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इधर जैसे ही मेरा करंट डाउन होगा तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिंपल सा एमीटर यूज़ करके, ठीक है, एमीटर यूज़ करके हम लोग एक तरीके से करंट को मेजर कर लेंगे। और जब मेरे को करंट पता चल जाएगा, भाई यहाँ पे, तो अगर मेरे को I2 का यानी सेकेंडरी साइड का करंट पता चल गया और मेरे को टर्न रेशियो अगर पता है सीटी का, तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई, जैसे I2 अगर पता चल गया तो भाई I1 पता कर सकते हैं इधर कितना मेरा करंट फ्लो हो रहा है ना, समझ में आया। इधर करंट का क्या होगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगा। और हाई करंट को हम लोग कभी भी एमीटर से नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि एमीटर का एक रेंज होता है भाई, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत लार्ज करंट है, अगर जैसे मान लेते हैं 300 एम्पीयर का करंट मेजर करना है, 400 एम्पीयर का करंट मेजर करना है, तो वैसे सिचुएशन में भाई कभी भी आपका एमीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सीटी यूज़ करते हैं, यानी ओवरऑल समझिए एक ट्रांसफार्मर है, इसने क्या कर दिया, इधर जो हाई करंट था उसको क्या कर दिया, इसने लो करंट बना दिया। और लो करंट को हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में एमीटर से नाप लेंगे। और टर्न रेशियो मेरे को पता है, टर्न रेशियो से हम लोग क्या कर लेंगे, I2 अपॉन I1 इक्वल टू, आपको पता है N1 अपॉन N2 होता है, तो यहाँ से हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, I2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1। समझ में आया, ये मेरे को एमीटर नाप के दे देगा और ये टर्न रेशियो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो और मेरे को I1 पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सीटी को यूज़ करके क्या करते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं भाई, ओके। और इसको हम लोग फिर रेंज एक्सटेंशन ये समय भी यूज़ करते हैं। रेंज एक्सटेंशन तो यही हुआ ना कि हाई करंट को मेजर करना, तो सीटी लगा देंगे, सीटी बीच में लग गया और सीटी क्या कर रहा है, करंट को लो करके फिर एमीटर से हम लोग सेकेंडरी साइड का करंट मेजर कर ले रहे हैं। तो सीटी जो होता है इसमें माना होता है, जो प्राइमरी साइड इसमें सिंगल टर्न होता है, तो कभी कभी क्या देखने को मिलेगा कि प्राइमरी टर्न ही नहीं होता है। प्राइमरी टर्न हम लोग क्या बनाते हैं, इसी ये जो लाइन है इसी को हम लोग प्राइमरी बना लेते हैं। देखिए इस डायग्राम को समझिए, ओके, ये देखिए ये जो बीच से लाइन गया है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, यही क्या हो गया हमारा, एक तरीके से प्राइमरी हो गया। और इसमें क्योंकि एसी करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि भाई सीटी मतलब ट्रांसफार्मर है तो एसी पे ही, यानी एसी करंट को ही मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन जा रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये जो लाइन जा रहा है भाई यहाँ से, ओके, इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है कैसा होगा, di/dt होगा। और करंट अगर मेरा di/dt है, इसका मतलब क्या, जो फ्लक्स बन रहा होगा ये भी आपका d/dt होगा। तो चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या होगा आपका, ये सेकेंडरी में ये EMF इंड्यूस्ड कराएगा, और ये क्योंकि यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, करंट का वैल्यू बहुत लेस होगा और इसको मेजर कर लेंगे हम लोग। क्लियर हुआ। और एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला है कि सीटी का हम लोग इधर सेकेंडरी साइड ओपन नहीं रखते हैं, कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ओपन करके दिखाया ना, देख रहे हैं ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ओवरऑल क्या है, कंडक्टर क्या है, लाइन आ गया, मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया सीटी के लिए एक तरीके से, ओके। तो अगर इस तरीके से ओपन रखेंगे तो क्या क्या दिक्कत होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि भाई हम लोगों ने बात किया है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, देख ये जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है सीटी का, इसमें जो करंट फ्लो रहा, आगे लोड लगा हुआ होगा भाई, ये जो आपका 3 फेज जा रहा है R/B, है ना, तो आगे कुछ ना कुछ लोड लगा होगा। तो इसके अंदर देखिए ये जो आपका सीटी का प्राइमरी है, जिसको हम लोग यहाँ पे R फेज मान के चल रहे हैं, यानी R लाइन मान के चल रहे हैं, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आगे जाकर के जो लोड लगा हुआ होगा उस पर डिपेंड कर रहा होगा। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इसके अंदर भाई जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आगे में जो भी लोड कनेक्टेड होगा उस पर डिपेंड कर रहा होगा, है ना। और लोड अगर बहुत हैवी लगा हुआ आगे जाकर के, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो भी बहुत हैवी होगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे सीटी यूज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो मेरा करंट है बहुत ज्यादा लार्ज है, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट मेरा बहुत ज्यादा लार्ज है भाई। तो यहाँ पे होगा क्या, भाई कि उस लार्ज करंट के चलते जो मेरा फ्लक्स बनेगा ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। d∅dt मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। और देखिए थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ इसका। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट केस में समझिए भाई कि जब मैंने यहाँ पे शॉर्टेड किया हुआ है, ठीक है, तो शॉर्टेड किया हुआ तो क्या है कि यहाँ पे मेरा करंट फ्लो रहा है I2, और I2 के चलते मेरा एक फ्लक्स बन रहा है ∅2, और ∅2 क्या कर रहा होगा, इस प्राइमरी के चलते जो फ्लक्स बना उसको अपोज कर रहा होगा, है ना, हमेशा अपोजिशन मिल रहा होगा। क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही आपने ओपन कर दिया तो I2 मेरा 0 हो गया, I2 मेरा 0 मतलब ∅2 भी मेरा 0। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी साइड में जो आप प्राइमरी साइड में जो देख रहे हैं इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है भाई
ये ट्रांसफार्मर डिसाइड नहीं कर रहा, ट्रांसफार्मर कंट्रोल नहीं कर रहा, इसके आगे में जो लोड लगा वो डिसाइड कर रहा है। लोड ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। इसको तो क्या, प्राइमरी में करंट मेरा बहुत ज्यादा लार्ज है, समझ गए। और यहाँ पे करंट लार्ज होने के चलते क्या होगा, I1 बहुत ज़्यादा लार्ज है तो इसके चलते फ्लक्स बनेगा, ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। और ये फ्लक्स एक तरीके से क्या कर देगा, जो कोर है आपका इसको सैचुरेट कर देगा। एक तो ये प्रॉब्लम हुआ, कोर आपका सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, ओके। और अब मत पूछिएगा कोर सैचुरेट होता तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा भाई। ये सब आपका ट्रांसफार्मर का बहुत ही बेसिक चीज़ है, ओके। तो ओवरऑल एक तो ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने ओपन रख दिया तो इधर क्योंकि मेरा भाई नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो मेरा वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो मैंने बोला ना हाई वोल्टेज वाइंडिंग इधर, ओके। तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा कि ओवरऑल हाई वोल्टेज क्यों हो रहा है, इधर जो वोल्टेज है किस पे डिपेंड कर रहा है, E2 क्या होता है आपका N2 डिवाइडेड बाय d∅dt। तो अभी जस्ट बताया कि इसके अंदर यानी प्राइमरी वाइंडिंग करंट इतना ज़्यादा है कि उस करंट के चलते जो फ्लक्स बनेगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। ये फ्लक्स मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज है और ये फ्लक्स लार्ज है और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा, इसका मतलब E2 मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। E2 लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में मान लेते कोई इंसुलेशन है, जैसे एयर है, ठीक है। तो एयर एज ए इंसुलेशन कर एक्ट कर रहा है, तो एयर भाई क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे एयर का एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर कहीं इंसुलेशन यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और अगर सिटी के सेकेंडरी साइड में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही यहाँ पे एयर आयोनाइज हो गया, ठीक है, यानी पंचर हो गया, ठीक है भाई, तुरंत एक तरीके शॉक लग के उसका डेथ हो जाएगा। तो एक ये एक तरीके से डिमेरिट है। और भी कुछ डिमेरिट देख लेते हैं। देखिए सिटी कभी कभी ब्लास्ट भी कर जाता है। ब्लास्ट क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न समझिए। देखिए ये होता है आपका एक्चुअल में सिटी, ठीक है, ये ब्लास्ट भी करता है आपका भाई, ठीक है, अगर आपने ओपन रखा तो ओवरऑल इसके लिए एक आर्टिकल निकालता हूँ मैं, देखते हैं कोई आर्टिकल मिल जाए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। एक मिनट भाई देखता हूँ कोई आर्टिकल होता है तो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। वाई सी टी सेकेंडरी नॉट कैप्ट ओपन, ओके। एक वेबसाइट है आपका, देखिए यहाँ पे समझिए भाई, इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ से पढ़िए, इन केस सेकेंडरी वाइंडिंग इज केप्ट ओपन, अगर ओपन रखते हैं सेकेंडरी करंट विल बी जीरो, ठीक है, वाइल द प्राइमरी करंट ऑफ द सिटी विल रिमेन सेम। क्योंकि भाई रिमेन सेम क्यों रहेगा, क्योंकि वो लोड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आगे जो लोड लगा उस पर डिपेंड कर रहा है वो। देयरफॉर द अपोजिंग एमएमएफ, अभी जस्ट बताया मैंने कि जो फ्लक्स बन रहा है φ2, ठीक है, वो φ2 भी जीरो हो जाएगा क्योंकि I2 मेरा जीरो तो φ2 भी जीरो, तो वहाँ पे ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन मिलेगा तो हेंस द नेट एमएमएफ इज ड्यू टू द प्राइमरी करंट ओनली विच इज वेरी लार्ज। क्योंकि करंट ऑटोमेटिक है प्राइमरी साइड में बहुत ज़्यादा लार्ज है तो एमएफ भी बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगा, उससे फ्लक्स भी आपका बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगा, ठीक है। दिस लार्ज एमएफ विल प्रोड्यूस लार्ज फ्लक्स इन द कोर एंड विल सैचुरेट द कोर, ठीक है। आगे बोलता है अगेन ड्यू टू लार्ज फ्लक्स इन द कोर द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी लार्ज विच इन टर्न प्रोड्यूस अ लार्ज वोल्टेज। अभी जस्ट बताया कि सेकेंडरी साइड में मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। दिस लार्ज वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल विल बी वेरी डेंजरस एंड विल लीड टू इंसुलेशन फेलियर। एयर है अगर दो टर्मिनल के बीच में वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, वो इंसुलेशन फेल हो जाएगा। एंड there is a good chance that the person who is opening the CT secondary while primary is energized will die due to the shock, ठीक है। अगला देखिए क्या बोलता है, also because of excessive core flux the hysteresis and ED current loss, क्योंकि भाई यहाँ पे hysteresis और ED current loss बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोर फ्लक्स बहुत ज़्यादा है और इवन सैचुरेट हो गया है, ठीक है। और ED करंट और हिस्टेरेसिस लॉस क्या करता है, हीट पैदा करता है, विल बी अ वेरी हाई, यानी ये दोनों लॉस बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड द सिटी विल गेट ओवर हीटेड, ठीक है। एज सिटी इज oil filled, because of overheating the oil of CT will get boil and start to vaporize because of vaporization of CT। मतलब तेल है, तेल गर्म होके भाप बन रहा है भाई, स्टीम बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। और स्टीम बन रहा है इसका मतलब क्या है, प्रेशर कुकर होता है ना, पानी लगा दिया आपने, ठीक है, पानी डाल दिया और आपने सीटी लगा दिया, मान लो सीटी आपका ब्लॉकेज हो गया, इसका मतलब क्या, पानी उसके अंदर क्या हो रहा है, बॉईल होकर के स्टीम बनेगा, स्टीम बनने से होता है प्रेशर बढ़ते चला जा रहा है। गैस क्या होता है, हमेशा प्रेशर बनाता है भाई, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा आपका पूरा प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो वही बोल रहा है कि आपका पहले ऑयल गर्म हो जाएगा,
ऑयल गर्म होने के बाद वेपराइज होगा, वेपराइज होने के चलते गैस बनेगा और गैस बनने के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना प्रेशर हो जाएगा कि पूरा ब्लास्ट कर देगा। दिस ब्लास्टिंग विल लीड टू फायर एंड स्मोक। अगेन इट इज नॉट द एंड, यहाँ पे भी अब खत्म नहीं होगा, बट ड्यू टू द स्मोक द नियर बाय लाइन्स विल ट्रिप। जैसे स्मोक सेंसर लगा होता है तुरंत ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ट्रिप ड्यू टू द अर्थ फॉल्ट विच में ट्रिप द पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, आगे जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको भी ट्रिप कर देगा। सो सी हाउ अ स्मॉल मिस्टेक कॉजेज अ सीरीज ऑफ डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो सीटी को हम लोग कभी भी एक तरीके से ओपन नहीं रखते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आ गया हो भाई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 से कोशिश करेंगे 160 तक कवर करने का। ओके